हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद यूसुफ। दिस इज पार्ट 2 ऑफ द वेक्टर सीरीज, जहां पे हम ग्राफिकल मेथड डिस्कस करेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड उसमें क्या उस दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा, डायरेक्शन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपने अब तक पार्ट 1 नहीं देखा है, जहां पे मैंने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स डिस्कस किया था, जिसमें आई कैप, जे कैप, के कैप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो डिस्कस हुआ था। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप प्लीज उसे चेक कर लो। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्राफिकल मेथड ऑल्सो known as triangle law of vector addition and parallelogram law of vector addition. But before even moving ahead, आपको ये मुझे बताना बहुत ज़रूरी है कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या होता है। अगर मैंने पिछले क्लास में वो डिस्कस, पिछले वीडियो में अगर वो डिस्कस किया था, बहुत अच्छी बात है, वहाँ से देख लो, नहीं तो मैं यहाँ पे वापस से रिवाइज करवा रहा हूँ। ओके, टॉपिक का नाम है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। What do you mean by this? Angle between two vectors. Okay. तो जब आपके पास एक वेक्टर है, लेट्स से A, आपके पास दूसरा वेक्टर है, लेट्स से B, आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ तो मालूम थी कि कोई भी दो वेक्टर्स को आप पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो, राइट? तो जब मैं एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टेल टू टेल जोड़ूँ, जब मैं एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टेल टू टेल जोड़ूँ, तब जो उनके बीच में एंगल बनता है उसी को हम बोलते हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। बी वेरी केयरफुल हियर। वापस से रिपीट कर दूं, जब आप एक वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर का टेल जोड़ोगे, उनके बीच में जो एंगल बनता है उसी को हम एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बोलते हैं। ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? बिकॉज जब आप आगे एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, वहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है सर, लेकिन व्हाट इफ अगर मुझे एंगल किसी और तरीके से निकालना होता है सर? जैसे कि मान लेते हैं कि ये वेक्टर, कौन सा वेक्टर ए, वेक्टर बी के टेल पे लगा हुआ है। ये क्यों मैं बता रहा हूं अभी, ये बाद में आपको जरूर समझेगा। वापस से बोलिए सर, अगर वेक्टर ए वेक्टर बी के हेड पे लगा हुआ है, या वेक्टर ए का टेल वेक्टर बी के हेड पे लगा हुआ है, वाइस वर्सा। अच्छा, ऐसा हो सकता था क्या कि सर आप वेक्टर बी को, है ना, वेक्टर ए के हेड पे लगाओ? बिल्कुल हो सकता था, वो भी सिनेरियो डिस्कस कर लेता हूं। अगर ऐसा कुछ अरेंजमेंट आया और तब अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, तो इसका एक शॉर्ट तरीका है। क्या है वो? आप क्या करो, आपने दो वेक्टर्स को अरेंज कर दिया। कैसा अरेंज करना था? एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल लगा दिया। अब जिस वेक्टर के हेड पे तुमने टेल लगाया ना, उसी वेक्टर के हेड को आगे की तरफ एक्सटेंड करो। जब तुम आगे की तरफ एक्सटेंड करोगे और अब उसने जो एंगल बनाया होगा उस वेक्टर के साथ, उसी को हम एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बोलते हैं। सर ये नहीं समझा? चलो अब समझ में आ जाएगा जब मैं ये छोटा सा कंस्ट्रक्शन करूंगा। ये देखो, लेट्स से मैं इसी वेक्टर को यहां पर पेस्ट कर देता हूं। अब बताओ, क्या तुम्हें ये तो मालूम था कि ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी के बीच के एंगल को एंगल बिटवीन द वेक्टर बोलते हैं? अब जरा गौर से देखो, ये वेक्टर बी के जब मैं हेड को आगे की तरफ एक्सटेंड कर रहा हूं, कितनों को ये करस्पॉन्डिंग एंगल दिख रहे हैं? भाई 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड मैथ, कम ऑन, ये करस्पॉन्डिंग एंगल दिखे? मेरा काम है तुम्हें याद दिलाना। यही करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से तो मुझे पता चल गया कि ये भी एंगल बिटवीन द वेक्टर्स है। तो क्या बोला? वापस से बोलना सर, कि जब आप एक वेक्टर, है ना, जब आप एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से जोड़ोगे, तो जिस वेक्टर का हेड जोड़ा है उस वेक्टर को आगे की तरफ लाइन एक्सटेंड करो, अब जो एंगल बनेगा उसी को हम एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बोलते हैं। तो ये समझ में आ गया, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स निकालने के दो तरीके हैं। एक तो क्या कर दो, टेल टू टेल जोड़ दो। हाँ सर, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर मिल गया। एक क्या कर दो, हेड टू टेल जोड़ दो। लेकिन हेड टू टेल जोड़ने में जो हेड जोड़ा है उसको आगे की तरफ एक्सटेंड करो, तो मैं एंगल बिटवीन द वेक्टर्स मिल जाएगा। सर और कोई तरीका है क्या? बिल्कुल है, वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं आप लोग को बोलूं कि यहाँ पे मेरे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर मैंने इस तरीके से जोड़ा हुआ है, वेक्टर बी, और यहाँ पर मेरे पास एंगल है, लेट्स से फॉर एग्जांपल 120 डिग्री, एंड मैं आपसे पूछूं, बताइए व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर? बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओगे चौथे या पांचवें 4.5 मिनट पे क्या है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अगर तो आपने 120 बोला तो भाई आप बिल्कुल नहीं सीखे कुछ। मैंने क्या बोला था? एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ढूंढने के लिए या तो क्या करो, टेल टू टेल जोड़ो, या अगर टेल टू टेल जोड़ना पॉसिबल नहीं है, हेड टू टेल जोड़ना पॉसिबल है, तो क्या करो, जिस वेक्टर का हेड जोड़ा है उसको आगे की तरफ एक्सटेंड करो। किया एक्सटेंड, ये देखो, ये मैंने एक्सटेंड किया। जब आप एक्सटेंड कर रहे हो, उसके बाद जो वो एंगल बना है, किसके साथ? अरे एंगल बिटवीन द वेक्टर्स का मतलब क्या? दो वेक्टर्स के साथ बनना चाहिए ना। तो पहले वेक्टर के हेड को जब मैंने आगे की तरफ एक्सटेंड किया, तो दूसरे वेक्टर के साथ जिससे जो एंगल बनाया उसी को मैं एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बोलूंगा। अब बचपन में एक बात याद
बात सिखाई थी कि पूरे एंगल ऑन अ लाइन को क्या बोलते हैं उसको, लीनियर पेयर एंगल, राइट, कि एक लाइन पर जब एंगल्स बनते हैं उनका सम क्या होता है, 180 होता है, राइट। लगाओ दिमाग, अगर ये टोटल 180 है, इसमें से ये 120 है, तो ये कितना हुआ भाई, 60 हुआ ना। आई होप ये समझा। तो 60 डिग्री इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, 120 नहीं था। आई होप ये सबको समझा, ठीक है। व्हाट इफ सर अगर कुछ ऐसा सिनेरियो होता, अरे भाई देखो दूसरा एक क्वेश्चन दे देता है, देखो समझ में आया क्या। ये मेरे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए वेक्टर बी, और अब मैं इन दोनों के बीच में एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। मैंने तो क्या बोला तुम्हें कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स निकालने का क्या तरीका है, या तो दोनों को टेल टू टेल जोड़ो, बराबर, ये समझा, या फिर अगर एक का हेड दूसरे के टेल के साथ जोड़ रहे हो तो ये वाले हेड को आगे की तरफ एक्सटेंड करो। तो अब इस वाले वेक्टर के साथ जो एंगल बना ना उसी को एंगल बिटवीन द वेक्टर बोलूंगा। अब ये नोटिस करो, इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पे टेल टू टेल नहीं जोड़ा है ना, यहाँ हेड टू टेल जोड़ा है, यहाँ पे हेड टू हेड जोड़ दिया। अब कैसे निकालोगे, लगाओ दिमाग, चलो बताओ, कौन बताएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या है इसका आंसर। अगर तो आपने 30 बोला तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो। अब बोलो कैसे बोला सर 30, रुको एक मिनट बताता हूं। देखो, अरे भाई क्या हो गया, हाँ कॉपी करना था। अब देखो 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 देखो, अगर मैं इस वाले वेक्टर को यहां पे रख दूं, कैसे सर, अरे भाई मेरे ये ना वेक्टर बी, ये वेक्टर बी जो है, वेक्टर बी को मैंने यहां पे रख दिया हेड टेल टू टेल, बराबर ना। तो तुम्हें मालूम है ये वेक्टर ही तुम्हारा, सॉरी ये एंगल ही तुम्हारा एंगल बिटवीन द वेक्टर है। अब मैं क्यों मगजमारी करूं यहां पे रखने की, राइट, जब मुझे मालूम है कि यहां से एंगल मिल सकता है। चलो कोई तो अब कॉमन सेंस लगाओ, क्या तुमको पैरेलल लाइन दिख रही है, हाँ। क्या तुमको ट्रांसवर्सल दिखा, हाँ। क्या तुमको ऑल्टरनेट एंगल बनता हुआ दिखा, हाँ सर। तो क्या तुम्हें समझा कि वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच में जो एंगल है वो 30 डिग्री है। ओके 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 ओके, समझ में आ रहा है। मतलब जब भी दो वेक्टर हेड टू हेड भी जुड़े होंगे ना, तब उनके बीच का एंगल भी एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दे देगा। बताओ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स निकालने का तरीका क्या था, टेल टू टेल जोड़ो, एंगल बिटवीन द वेक्टर मिल जाएगा। या फिर क्या करो, एक का टेल दूसरे के हेड पे जोड़ो, और जिसके हेड पे जोड़ा है उसके हेड को आगे की तरफ एक्सटेंड करो, तो ये एंगल तुम्हें एंगल बिटवीन द वेक्टर दे देगा। वो मैंने बताया। तीसरा तरीका क्या बताया कि अगर मान लो टेल टू टेल जोड़ा है, आई एम सो सॉरी, हेड टू हेड जोड़ा है, तो हेड टू हेड जोड़ने पर जो एंगल मिल रहा है वही एंगल बिटवीन द वेक्टर है। अब कोई मेरा बच्चा बोलेगा कि सर नहीं, आपने बी को क्यों शिफ्ट किया, आप ए को क्यों शिफ्ट नहीं किए, या फिर आप बी को ऐसे भी तो शिफ्ट कर सकते थे। कैसे बताओ, मान लो मैंने बी को यहां शिफ्ट कर दिया, ये जो बी है, राइट, ये वाला जो बी है, ये देखो ये बी जो है मैंने पैरेलली इसको यहां शिफ्ट कर दिया। अब तुम मुझे बताओ, ये बी को यहां शिफ्ट कर दिया तो ये एक का हेड दूसरे के टेल पे जुड़ गया, आगे की तरफ अगर एक्सटेंड करोगे तो बेटा ये एंगल वापस से क्या मिला, वर्टिकली अपोजिट से 30 मिला ना। तो 100 बात की एक बात, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कैसे निकलेगा, या तो टेल टू टेल जोड़ो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, या तो हेड टू हेड जोड़ो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, या फिर अगर हेड या टेल जोड़ा है तो जिसका हेड जोड़ा है उसको आगे की तरफ लाइन को एक्सटेंड करो, तो वो एंगल जो है वो आपको एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दे देगा। क्या ये बात समझ में आई? अगर हाँ तो हम डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बड़ा सिंपल है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वो ये बोलता है कि जब भी आपके पास दो वेक्टर्स है और उन दोनों को अगर तुम्हें ऐड करना है, ऐड करने का एक स्पेसिफिक तरीका है और ये ग्राफिकल मेथड है। तो यहां पर हम ना एनालिटिकल का मतलब क्या, जो मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाला हूं कि भाई अगर तुमको दो चीज को जोड़ना है तो 2 + 2 क्या करोगे 4, 3 + 5 क्या बोलोगे 8, 5 + 7 क्या बोलोगे 12। लेकिन वेक्टर्स में ऐसे नहीं जोड़ा जाता कि भाई मैंने बोल दिया 3 और मैंने बोल दिया 4, जोड़ के बोल दिया 7, नहीं 3 और 4 का आंसर 5 आएगा। अब तुम बोलोगे सर कैसे? तो भाई वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी तो जुड़ता है ना, तो डायरेक्शन भी तो मैटर करेगा, उस हिसाब से वैल्यू चेंज होता है। तो ये चीज का ख्याल रखना है, वो हम एनालिटिकल मेथड में देखेंगे। अभी के लिए हमारे पास ग्राफिकल है कि मेरे पास अगर दो वेक्टर है तो दोनों को जोड़ के मैं क्या रिजल्टेंट निकाल सकता हूं। ओके चलो, क्या मैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को इजीली समझ सकता हूं? हाँ, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये बोलता है जब तुम पहले वेक्टर का हेड, अब बच्चे वापस से बोलते हैं यार सर इसको पहला क्यों बोला, अरे इसको बोल दो पहला, कोई दिक्कत नहीं है, बी को बोल दो पहला, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर मैं पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से जोड़ूंगा, एक सेकेंड, पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से जोड़ूंगा तो जो मुझे वैल्यू मिलेगा वो रिजल्टेंट मिलेगा। सर नहीं समझा, बताते हैं। देखो ये पहला वेक्टर है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं यहां पे। ओके सर, ये ले लिया हमने पहला वेक्टर। उसके बाद ये दूसरा वेक्टर है, हमने उसे कॉपी कर लिया और ले लिया यहां पर। क्या बोला मैंने कि पहले वेक्टर का, एक सेकेंड इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं, पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के से क्या जुड़ेगा, टेल से। तो ये वेक्टर ए का हेड वेक्टर बी के टेल से जुड़ा। और अब जब आप
पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को जोड़ोगे। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि सर क्या बोल रहे हो, हेड टेल हेड टेल। अरे भाई तुम दिमाग मत लगाओ ज्यादा, तुम तो प्रोसेस देखो। प्रोसेस क्या बोलता है, पहले वेक्टर का हेड, राइट, पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर से क्या जुड़ा, टेल से जुड़ा, और उसके बाद एक सेकेंड, हाँ, उसके बाद जब तुम हेड, है ना, एक सेकेंड देना, हेड आई मीन सॉरी टेल और हेड जोड़ोगे तो ये जो तुम्हें वैल्यू मिली, इसी को हम रिजल्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं वैसे, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब कोई बच्चा मुझे बोलेगा सर आपने रिजल्टेंट तो निकाल लिया, आपने ऐड तो कर दिया, वैल्यू कहाँ मिली, ये तो खाली रिप्रेजेंटेशन हो गया। वही तो है, ग्राफिकल का मतलब सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हो आप, उसका वैल्यू मतलब ये आर का क्या वैल्यू है, उसका क्या एंगल बना है, वो सब बात की बात है, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी के लिए समझा कि दोनों को, चलो ठीक है। कोई बच्चा मुझे बोलता है नहीं सर अगर मैं कुछ और करता, क्या करते कुछ और, भाई ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये वेक्टर ए है, ठीक, इसको हटा दो टाइम बीइंग के लिए, ये वेक्टर तुम्हारा ए है ना, और ये वेक्टर बी है। कोई बच्चा मुझे बोलता है नहीं सर मैं वेक्टर ए को वेक्टर बी के टेल पे जोड़ूंगा, आई मीन सॉरी हेड पे जोड़ूंगा, है ना, वेक्टर बी के हेड पे वेक्टर ए के टेल को जोड़ा, बराबर, ये भी तो चल जाएगा। अब वापस से क्या करोगे, चलो मैं इसको पहले फिलहाल के लिए मिटाता हूं। फिर क्या करोगे, वापस से टेल को किससे जोड़ोगे, हेड से। तो अब ये तुम्हें मिला, वो क्या मिला, वापस से क्या मिला, रिजल्टेंट मिला। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा कि ये रिजल्टेंट है, ये देखो ये वेक्टर बी था, ये वेक्टर ए था। एक काम करता है, ये लो, ये अगर मैं ये वाला वेक्टर जो है इसको उठाऊं, एक सेकंड, मैंने शायद से ना वैल्यूज अलग ले ली है, इसे मुझे इरेज करके ये वाले तरीके से बता रहा था, ये कुछ और क्वेश्चन का डायग्राम था, चलो यहीं से बता देता है। मान लो मैंने वेक्टर बी को वहीं रहने दिया और वेक्टर ए के टेल को वेक्टर बी के हेड से जोड़ा। अब जब मैं वापस से ये बनाऊंगा तो मुझे वही रिजल्टेंट मिलेगा। नहीं हो रहा ना यकीन, ये देखो, ये मैंने बस, अब ये देखो एग्जैक्टली वहीं पे आ रहा है। अरे देखो ना, ये क्या था, ये रिजल्टेंट था, राइट, ये देखो एग्जैक्टली वहीं पे आ रहा है, उसी के ऊपर आ रहा है, मतलब रिजल्टेंट तो वही निकला ना। तो रिजल्टेंट के लिए आप क्या करोगे, आप कोई भी एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल जोड़ दो, एंड जैसे आप जोड़ोगे उसके बाद जब आप एक पूरा कंप्लीट ट्राइंगल बनाओगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या ये सब कुछ समझा, ये बस लॉ था। अब इसके बेसिस पर किसी ने मुझे पूछ लिया कि सर, ये प्लीज अभी इग्नोर करना है ये सब चीज, ये कैसे आई हो मैं बाद में बताऊंगा, कि सर मैं इसका वैल्यू कैसे निकालूं। ये देखो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, जब भी मैं सर डंडा बनाऊं मतलब मैं वैल्यू की बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड। सर मैं डायरेक्शन कैसे निकालूं, ये टैन अल्फा का मतलब क्या, क्यों टैन अल्फा ही डायरेक्शन है, ये सब मैं बताऊंगा अगर आपको ऊपर की चीज समझी है तो। चलिए शुरू करते हैं। अब हम ना रैंडमली, ये कहां से आया कैसे आया, ये कि क्या है बी कॉस थीटा, ये बी साइन थीटा क्या है, ये मैं बताता हूं आप लोग को, फिर अपन आगे बढ़ सकते हैं डेरिवेशन के थ्रू। चलिए अब आप लोग यहां पे ध्यान दीजिए। लेट्स से मैंने एक वेक्टर ले लिया यहां पे, ठीक, एक सेकेंड, एक वेक्टर ले लिया और ये मैंने एक दूसरा वेक्टर ले लिया बी, ओके। अब मुझे मालूम है ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, मुझे तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पता है, तो मैं क्या करूंगा, वेक्टर बी को यहां पे जोड़ दूंगा, राइट, और इसको के लिए डिलीट कर देते हैं। ये रहा आपका वेक्टर बी, और अगर मैं इसे यहां पे जोड़ूं तो ये मेरा रिजल्टेंट बन गया, बराबर। और मैं इसी रिजल्टेंट निकालने में इंटरेस्टेड हूं, है ना, ये रिजल्टेंट निकालने में इंटरेस्टेड हूं। कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं, थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। चलिए, ये मैंने आगे की तरफ इसे एक्सटेंड किया, यहाँ पे मैंने एक्सटेंड किया, ये मुझे 90 डिग्री मिल रहा है। अब सवाल ये उठता है, अगर मैं इसे नाम दे दूँ ओ, ए, ये दे दिया मैंने बी, ये दे दिया मैंने सी, ओके। अब आपको ना अगर ये बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा हो, कौन सा, ओ बी सी वाला, है ना, ओ बी सी वाला ट्राइंगल दिखा, ठीक, ये ओ बी सी वाला ट्राइंगल में ये हाइपोटेनस है, तो अगर मैं हाइपोटेनस ढूंढ लूँ तो मतलब मुझे क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट मिल जाएगा। ये रहा आपका बेस और ये रहा आपका हाइट। अब दिक्कत ये है कि आपको ओ ए का तो वैल्यू मालूम है, ए है,
अरे वेक्टर ए का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड ए है। आपको ए बी का भी वैल्यू मालूम है क्या, बी, लेकिन आपको ए सी का और बी सी का वैल्यू नहीं पता, तो वो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, बड़ा इजी है। ये देखिए छोटा वाला ट्राइंगल पहले लेते हैं। कौन सा वाला सर, ये देखो, ये ए सी बी। बहुत सा गर्मी लग रही है भाई। ओके देखो ये तो बी था। ओके क्या मैं बोल सकता हूं ये एंगल थीटा है। अब आप बोलोगे ये कैसा एंगल बिटवीन द वेक्टर हुआ, सोचो सोचो, बताया था मैंने ऑलरेडी, सोचिए। याद है मैंने बोला था कि पहले वेक्टर का हेड आगे एक्सटेंड करो, है ना, और दूसरे वेक्टर का टेल जोड़ दो, तो वो जो एंगल है वो थीटा है। तो मुझे पता चल गया ये थीटा एंगल है। अब मुझे बताइए साइन थीटा क्या होता है। बोले सर साइन थीटा तो होता है अपोजिट विच इज बी सी अपॉन क्या होता है बताओ, हाइपोटेनस विच इज ए बी। अब क्या मैं बोल सकता हूँ, बी सी मुझे ढूंढना है। अरे हाँ ना, ये जो बी सी वैल्यू है ये मुझे ढूंढनी है ना। तो अपॉन ए बी क्या है, ए बी तो बी है। तो अब यहां से बी सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी बताइए, बी सी की वैल्यू मिल जाएगी बी ऑफ साइन थीटा। समझा, ये बी यहां गया तो बी सी की वैल्यू क्या मिल गई, बी ऑफ साइन थीटा। ये बी सी की वैल्यू मिल गई बी साइन थीटा। अब यहीं पे कॉस थीटा लिखते हैं। चलिए बताइए कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा इज एडजेसेंट विच इज ए सी अपॉन हाइपोटेनस विच इज ए बी। ए सी तुम्हें ढूंढना है, ए बी क्या है, ए बी बी है, ये कॉस थीटा। तो बताइए ए सी का वैल्यू क्या मिला आपको, ए सी का वैल्यू मिला आपको बी कॉस ऑफ थीटा। समझा क्या। नेक्स्ट क्लास में इसको 2 मिनट क्या 2 सेकंड में निकालना सिखाऊंगा कि कैसे बी साइन थीटा और बी कॉस थीटा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में 2 सेकंड में निकाला जा सकता है। और नेक्स्ट टॉपिक है, डोंट वरी। अब समझ में आ गया एसी क्या है, बी कॉस थीटा। ओके सर, तो हमें ये वैल्यूज मिल गई है ना, इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला था यहाँ पे देखो मत, दिमाग खराब हो जाएगा, है ना। ये देखो ये रहा बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा। कैसे आया समझा। चलिए अब समझते हैं। चलिए अब अगर मैं ये सब हटा दूँ, बिकॉज ये अभी जरूरत है नहीं, ये तो खाली रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में तो आप बी साइन थीटा बी कॉस थीटा 2 मिनट में निकाल सकते थे। अब चल ये फॉर्मूला लगाते हैं, इन ट्राइंगल ओ बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना। चलिए यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। सर कैसे, ये देखो ओ सी ओ बी सॉरी ओ सी बी सी और ओ बी बराबर। चलिए बताइए ओ बी का स्क्वायर तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, जो कि रिजल्टेंट वही वैल्यू ढूंढनी मुझे। ओ सी को क्या मैं ओ ए प्लस ए सी द होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। देखो ओ ए प्लस ओ सी लिख सकता हूँ क्या, हाँ सर। चेंज कर लेना चाहिए मेरे को कलर। बताइए और बी सी को क्या लिखेंगे, बी सी को भी बी सी स्क्वायर ही लिखो, बाद में बता दो क्या क्या सब्स्टिट्यूट करना है। तो आर स्क्वायर की जगह पे है, ओ ए की जगह क्या लिखूंगा, देखो ओ ए की जगह ए लिखा, ठीक, प्लस ए सी की जगह क्या लिखूंगा, बताओ ए सी की जगह लिखूंगा बी कॉस थीटा, राइट। बताइए प्लस द होल स्क्वायर, सॉरी बी सी की जगह क्या लिखूंगा, बी साइन थीटा। आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, देखो बी सी की जगह क्या दिखा, बी साइन थीटा। अब दैट्स इट, काम हो गया। अब खाली सॉल्व करना है। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो चलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर प्लस 2ab, राइट, प्लस अब यहां पे तो ये ऑलरेडी बी स्क्वायर ही है, आई मीन पूरे का स्क्वायर ही है, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। चलिए अब ए स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया। अगर आप बी स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू बी स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को साथ में ले लो, तो बी स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा और अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप ये समझा। प्लस बाजू में क्या था, 2ab कॉस ऑफ थीटा। अब आपको मालूम है अच्छे से साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, विच मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू ये आई, तो क्या मैं बोल सकता हूँ रिजल्टेंट का वैल्यू आया अंडर रूट ऑफ, क्या है रिजल्टेंट का वैल्यू, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। क्या आपको ये चीज समझ में आई? अगर आई तो देखो यही था कि किसी भी दो वेक्टर्स के बीच में रिजल्टेंट कैसे निकाला जा सकता है। ग्राफिकली तो बता दिया कि एक वेक्टर का हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर का टेल जोड़ो, है ना, फिर एक लाइन खींचो टेल टू हेड, आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। बट अब आपको ये भी समझ में आ गया कि कैसे निकाला जा सकता है। तो फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab cos थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ये गलती नहीं करना, वो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स है। ठीक है सर, देखो यहाँ पे नोट में भी लिख दिया है, सम ऑफ टू वेक्टर्स इज आल्सो कॉल्ड एज रिजल्टेंट वेक्टर। दोनों का एडिशन रिजल्टेंट ही होता है। अब आप बताइए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा तो आपने निकाल लिया। कुछ स्पेशल केसेस करके देखते हैं, उसके बाद में अल्फा, टैन अल्फा मतलब क्या, डायरेक्शन में क्यों अल्फा यूज करते हैं वगैरह, वो मैं बाद में बताऊंगा। चलिए बताइए, अगर दोनों वेक्टर्स जो है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों वेक्टर्स जो है वो सेम डायरेक्शन में है, 5 मीटर 10 मीटर, है ना, तो इसको कैसे फॉर्मूला लगा के देखते हैं। तो अगर तुम यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे स्पेशल केस के लिए, चलिए लगाओ, क्या आएगा यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर, राइट। एक काम करते हैं पहले ना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करते, तो लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 लिखते हैं। अरे भाई cos 0 क्यों बताओ? cos 0 क्यों? बिकॉज यहाँ पे एंगल क्या है, स्पेशल केसेस पढ़ रहे हैं, 0 है ना, तो एंगल 0 अगर है तो क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0, cos 0 1 होता है, तो फाइनली बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अरे यार ये तो a प्लस बी द होल स्क्वायर ही था रूट में, आंसर क्या आया, a प्लस बी। एक सेकेंड सर, मतलब रिजल्टेंट a प्लस बी ही होगा कब, जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में। पिछले क्लास में बताया था, जब 5 आई कैप और 4 आई कैप, जिनको ये नहीं समझ में आ रहा पिछला वीडियो देखो, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको समझेगा। तो 5 आई कैप 4 आई कैप, मैं सीधा सीधा क्या बोलूंगा, 9 आई कैप, राइट। तो जब वेक्टर्स के पास सेम डायरेक्शन होता है सीधा सीधा ऐड कर सकते हो, लेकिन डायरेक्शंस अगर अलग अलग हो ना, सीधा सीधा ऐड नहीं कर सकते, तब ये फॉर्मूला लगता है। ये इसीलिए तो बताया मैंने आप लोग को। अब आप यहाँ पे खुद दिमाग लगाओ, 180 के लिए क्या हो सकता है, सोचो। अगर यहाँ पे आंसर था 15 मीटर, राइट, बिकॉज एंगल 0 था, तो यहाँ पे आंसर क्या हो सकता है, यहाँ पे आंसर होगा 8 मीटर बट इन द माइनस डायरेक्शन। माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि आप अपोजिट डायरेक्शन में हो। अब आप बताओ 8 क्यों लिखा होगा, लगाओ सेम दिमाग, लगाओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ 180, राइट। यहाँ पे क्या लिखोगे, 180 लिखोगे। 180 का वैल्यू होता है cos 180 का वैल्यू -1, तो क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब a माइनस बी द होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, a माइनस बी बचा। मतलब क्या कि जब दो वेक्टर्स अपोजिट एंटी पैरेलल हो, राइट, 180 डिग्री पर हो, तो सीधा सीधा उनको क्या कर दिया जाता है, सबट्रैक्ट कर दिया जाता है। होप ये क्लियर हुआ? हाँ सर। तो अब बताइए कि अगर दो वेक्टर्स 90 डिग्री पर है, एंगल बिटवीन द वेक्टर 90 डिग्री है ना। अब देखो कैसे बताया सर ने, एंगल बिटवीन द वेक्टर 90 डिग्री, ये देखो आगे की तरफ एक्सटेंड किया तो ये 90 बन रहा है, बराबर। अगर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स 90 डिग्री है तब क्या करोगे, तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे सर। तो क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। अब तुम्हें मालूम है cos 90 0, तो 2ab का पूरा पार्ट ही हट गया, तो फाइनली बचा क्या, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे मेरे भाई, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब भी तो क्या था, हाइपोटेनस था ना। अब समझा, याद है सर ने बोला था, ये देखो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही लग रहा है ना, ये वेक्टर और यहाँ पे ये क्या है, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या निकाल रहे हो, डायरेक्टली हाइपोटेनस निकाल रहे हो ना। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25, एंड रूट ऑफ 25 क्या आएगा, 5 आएगा। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि वेक्टर्स में सीधा सीधा ऐड तभी ही कर सकते हो जब दोनों के बीच में एंगल 0 या 180 हो, सीधा सीधा ऐड या सबट्रैक्ट। लेकिन अगर वेक्टर्स के बीच में कुछ और एंगल दिया हुआ है तब आप रैंडमली ऐड नहीं कर सकते, आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो मैंने अभी आपको सिखाया। क्या है वो फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। क्या सबको समझा? अब हाउ विल यू फाइंड द डायरेक्शन। अभी डायरेक्शन क्या है, अरे डायरेक्शन वेक्टर का, तुम इसे ऐसे समझो, तुम 3 मीटर यहां गए, तुम 4 मीटर यहां गए, 3 यहां गए, 4 मीटर यहां गए, मतलब इवेंचुअली यहां पहुंचे। तो ये अगर ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन देखो तो ये एक वेक्टर यहां है, एक वेक्टर यहां है, बराबर, एक वेक्टर यहां, एक वेक्टर यहां है, तो इवेंचुअली ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से एक वेक्टर यहां आएगा, बराबर। तो भाई डायरेक्टली अगर तुम्हें यहां जाना था तो किस एंगल से जाओ, किस डायरेक्शन से जाओ, तो वो एंगल निकाल के देता है आपको अल्फा। सर अल्फा क्या है, देखो यहां पे साफ सुथरा बना के रखा है, देखो ये अल्फा इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विथ वन ऑफ द वेक्टर। ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्या बोला, अल्फा इज द एंगल और द डायरेक्शन मेड बाय द रिजल्टेंट विथ वन ऑफ द वेक्टर, समझा। एंड जनरली वो वेक्टर हम एक्स एक्सिस में कंसीडर करके चलते हैं। वापस है, अल्फा इज द एंगल ऑफ द रिजल्टेंट, या मैं बोलूं द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट विथ वन ऑफ द वेक्टर। इसको एंगल बिटवीन द वेक्टर मत बोल देना, ये अलग चीज है। तो टैन अल्फा क्या होता है, बताओ क्या होता है टैन अल्फा। अगर बड़ा वाला ट्राइंगल देखूं मैं यहाँ पे, तो उस हिसाब से ये देखो टैन अल्फा में ये अपोजिट है या ये एडजेसेंट है, राइट। तो क्या लिखोगे, टैन अल्फा इज बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अभी आप लोग को लग रहा होगा कि इतना डिफिकल्ट वाला फॉर्मूला क्यों दिया, ये देखो
क्या होगा, कैसे निकालोगे डायरेक्शन, tan अल्फा होता है b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। एक क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा ये कैसे आपको समझेगा आगे जाके, राइट। चलिए क्या हम आगे बढ़ सकते हैं फिर द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। भाई मजाक करा बोल रहा हूँ, सेम टू सेम है। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझा था, हाँ क्या था ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कि जब आप एक के हेड पर दूसरे का टेल जोड़ोगे, एक के हेड पर दूसरे का टेल जोड़ोगे तो टेल टू हेड जब एक लाइन खींचोगे वो आपको रिजल्टेंट देगा। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलता है पहली बात तो पैरेललोग्राम बनाना आना चाहिए, राइट। ऐसा कुछ दिखता है पैरेललोग्राम, कैसा भाई, देखो कुछ ऐसा, ये पैरेललोग्राम बनाना आना चाहिए। लेकिन उसके लिए वो बोलता है कि जब आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टेल से ही जोड़ोगे, मतलब टेल टू टेल जोड़ोगे तो और आसान हो गया, बराबर ना। जब आप टेल टू टेल जोड़ोगे किसको, दोनों वेक्टर्स को, और जब आप एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करोगे उस वेक्टर, उन दोनों वेक्टर्स से, राइट। चलो कैसे सर, समझ में नहीं आ रहा, रुको। अगर मैं ये वाले वेक्टर को ये वाले वेक्टर को कॉपी करके यहां पर ले आओ तो ये कितनों को समझा, हाँ ये कर सकता था। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने खाली वेक्टर को शिफ्ट किया, ऐसे समझो। ये बी वेक्टर ही है भाई, है ना, ये बी वेक्टर है, ठीक है। और ये वाला वेक्टर ले लेता है, कौन सा वाला वेक्टर ए। बताओ क्या बना लिया सर ने, क्या बनाया, पैरेललोग्राम बन गया। बताओ ये इनके एक काम करता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ सो दैट तुम्हें समझे मैं कहां पे लेके जा रहा हूं तुम्हें। देखो ये सिर्फ प्रोजेक्शंस है भाई, ये सिर्फ प्रोजेक्शंस है कि बी को ट्रेस कर दिया पैरेलली, ए को ट्रेस कर दिया पैरेलली, बिकॉज हमें मालूम है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं एट द सेम टाइम, राइट, अपोजिट्स, राइट, ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलता है कि दोनों वेक्टर्स को टेल टू टेल जोड़ो, एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करो उन्हीं के प्रोजेक्शन से, एंड अब जब आप एक डायगोनल बनाओगे उनके टेल से, अब जब आप एक डायगोनल बनाओगे उनके टेल से, वही आपको रिजल्टेंट देगा। ओके बना के देखते हैं। तो ये देखो, ये मैंने डायगोनल बना दिया, किन से, उनके टेल से बना दिया। एक सेकेंड, हाँ थोड़ा गुच्छी हो गया। ये देखो बना दिया, बनाया डायगोनल। अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। सर आप बोल रहे थे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इजी है, कैसे। पैरेललोग्राम में क्या करना था, दोनों को टेल टू टेल जोड़ा, राइट, उनका प्रोजेक्शन लेके एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया, और एक उनके टेल से जो डायगोनल खींची वही आपको रिजल्टेंट देगा। ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलता है। अगर मैं कुछ चीजें हटा दूं और अगर तुम्हें अब सोचने बोलूं तो कितनों को दिखा ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही नहीं था। ओके हाँ सर, ये देखो, ये वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी, और जब वेक्टर को जोड़ा दोनों को तो क्या मिला, रिजल्टेंट मिला, अरे बी नहीं सॉरी, रिजल्टेंट मिला। तो ये क्या है, ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। तो क्या अब यहां पे कम टाइम स्पेंड करने के बाद भी समझ में आ गया। अब आपके पास फ्री विल है कि चाहे आप ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से रिजल्टेंट निकालो या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से रिजल्टेंट निकालो, दोनों से आंसर तो वही आने वाला है, और दोनों का फॉर्मूला वही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, एंड यहां पर tan अल्फा क्या आएगा बताओ। मैंने आप लोगों को बताया था कंस्ट्रक्ट करके कि ये वाला पार्ट क्या था, अगर ये एंगल बिटवीन द वेक्टर है तो ये आपका था b sin थीटा, तो हम क्या लिखेंगे, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। याद रखने के लिए भी बहुत आसान है। चलिए अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर समझ गया तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं और चीजें क्लियर करने के लिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन फॉर क्लैरिटीज, टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड हैव एन एंगल 60 डिग्री बिटवीन देम। चलो जो वैल्यूज दी हुई है वो लिख लेते पहले। तो ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है। अब देखो तुम छोटे बच्चे नहीं रहेगा, तुम ना गिवन डेटा लिखोगे, टू फाइंड लिखोगे, फटाफट सॉल्व करना शुरू करो। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सेम है। आप या तो ऐसे लिख सकते थे या आप डायरेक्टली ए इज इक्वल्स टू बी लिख सकते थे, तो भी चलता। दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, मतलब एंगल बिटवीन द वेक्टर दिया हुआ है। उन्होंने बोला है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, मतलब आर पूछा है। ओके सर, एंड एंगल फ्रॉम वन ऑफ द वेक्टर, एंगल फ्रॉम वन ऑफ द वेक्टर का मतलब उसने अल्फा पूछा है ना, tan अल्फा नहीं, अल्फा पूछा है। बताता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। क्या मैं रिजल्टेंट के लिए वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, अभी जो बोला था, क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ये जो क्वेश्चन अभी कर रहे हैं ना, और इसका जो आंसर आएगा, इसको मैं एक और शॉर्ट ट्रिक से करके बताऊंगा जो कि जेई नीट और सीईटी में आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक क्या है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन करने के बाद बताते हैं।
चलिए अब या तो ए को ए रहने दो, बी को भी ए बोल दो, या फिर जो भी आपको करना है। तो अगर मैं इसको ए स्क्वायर ही रहने दे रहा हूँ तो ये ए स्क्वायर, बी स्क्वायर को भी ए स्क्वायर ही बोल देते हैं, और वहां पे भी बी सेम ही है, तो 2a स्क्वायर कॉस ऑफ 60, हाँ ना, बिकॉज एंगल बिटवीन द वेक्टर 60 था। तो बताइए ए स्क्वायर और ए स्क्वायर ऐड होकर कितना हुआ, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस ऑफ 60। अब यहाँ पे रूट में है, सॉरी, ये क्या हो गया 2a स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर था, कॉस ऑफ 60 कितना है, हाफ, हाफ से ये 2 कैंसिल हुआ, कितना बचा आपके पास, 3a स्क्वायर बचा। अगर आप रूट ले लो तो आपके पास फाइनल आंसर बचता है √3a। तो व्हाट इज द रिजल्टेंट, द रिजल्टेंट वैल्यू इज √3a। क्या ये समझा, किसी का आंसर √3b भी आ सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, अरे बिकॉज वैल्यू तो सेम ही है ना दोनों वेक्टर्स की। हाँ, अब एंगल निकालते हैं। tan अल्फा कैसे निकालेंगे सोचिए। तो tan अल्फा निकालने के लिए आपको क्या फॉर्मूला बताया था, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos ऑफ थीटा, राइट। ये मैं ना जरा यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, जरा क्या यहीं पे, बिकॉज आएगा नहीं अब। चलिए करते हैं, क्या आ जाएगा बताइए। तो b की जगह a लिख दो, a की जगह b लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने लिख दिया a sin 60 अपॉन नीचे a है और नीचे लिख दिया a cos 60, बराबर, सबको एक जैसा लिख रहा है। अब देख रहे हो ऊपर का a sin 60, नीचे के a कॉमन आया, 1 प्लस cos 60 है ना, a से a कैंसिल हो गया। अब sin 60 को लिखा जा सकता है √3/2, ये अब टिप पे होना चाहिए आपको, है ना आंसर्स। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 60 इज हाफ, ठीक है। तो √3/2 को छेड़ते नहीं है, नीचे क्या दिया हुआ है, 1 प्लस हाफ विच इज 3/2, सही है। 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, बचा क्या आपके पास, √3/3। तो अगर मैं और इसको फर्दर कैंसिल करूँ तो 1/√3 आ रहा है आंसर, विच मीन्स अगर tan अल्फा आपका 1/√3 आ गया तो आप सोचो कि किस एंगल पे वैल्यू tan की 1/3 आती है। तो आपके दिमाग में आया होगा 30 डिग्री पे आंसर 1/√3 आता है tan के लिए। सो tan 30 इज 1/√3। तो अब ये जो अल्फा निकाला ना 30, भाई ये अल्फा निकाला ना तो 30, यही 30 डिग्री एंगल है, या मैं बोलूं डायरेक्शन है रिजल्टेंट का। सर कैसे, चलो ये दोनों वेक्टर्स को थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। मान लो एक वेक्टर है ना, ये वेक्टर है ए, सेम टू सेम दूसरा वेक्टर है बी, बिकॉज चलो क्योंकि सेम बोला तो दूसरा, एक सेकेंड, हाँ ये रो दूसरा वेक्टर है, लेकिन इसको थोड़ा रोटेट कर देता है, ये लो 360 था ना, सो ये मैंने बराबर 60 डिग्री यहां पे घुमा दिया, ये लो, ये एग्जैक्ट 60 डिग्री एंगल आ गया आपका। दोनों वेक्टर्स की वैल्यू ए है, देख लो यहां पे, ठीक है बेटा। अभी रिजल्टेंट मुझे ही मालूम है कैसे निकालता है, मैं तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करूंगा, बिकॉज मेरे को वो इजी लगता है, फटाफट हो जाता है, ठीक। तो ये क्या लिखा आपने, ये क्या बनाया होगा बताइए, ये आपने बनाया रिजल्टेंट, ठीक है, ये रिजल्टेंट आपने बनाया। अब ये तो क्या है, ये तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स था, ये आपका आर रिजल्टेंट मिला, कितना मिला आर रिजल्टेंट आपको मिला √3a मिला, ठीक। अब रिजल्टेंट का मैंने क्या बोला था, एंगल विथ एनी वन ऑफ द वेक्टर, रिजल्टेंट का डायरेक्शन कौन बताता है, एंगल विथ वन ऑफ द वेक्टर्स। तो ये 30 डिग्री किसके साथ आया, वन ऑफ द वेक्टर्स के साथ है ना, अरे भाई 60 है, बीच में तो कितना है 30 आया ना, वही तो है भाई, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ वेक्टर ए एंड बी मेक एंगल 20 डिग्री एंड 110 डिग्री रिस्पेक्टिवली विथ एक्स एक्सिस, मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वेक्टर्स आर 5 and 12, फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर्स। इस तरीके से क्वेश्चन एक बार स्किम करना जरूरी है, उसके बाद वापस से रीड करते हैं। क्या बोला है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी मेक एंगल्स अलग अलग एंगल बना रहे हैं, दोनों के बीच का एंगल नहीं है, 20 डिग्री एंड 110 डिग्री रिस्पेक्टिवली विथ एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये ले लो वेक्टर ए कितना एंगल बना रहा है 20 डिग्री विथ द एक्स एक्सिस, तो ये मेरा रहा वेक्टर ए मेकिंग एंगल, देखो भाई घाई नहीं करना है यहां पे, ये लो, ये मेरा वेक्टर ए इज मेकिंग एंगल 20 डिग्री हाँ 20 डिग्री विथ एक्स एक्सिस,
ठीक है, और वेक्टर बी इज मेकिंग एंगल 110 डिग्री, तो ये 90, अगर यहाँ पे 90 है तो यहीं पे कहीं 110 होगा, तो ये मैंने ले लिया वेक्टर बी मेकिंग एंगल 110 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। अब उन्होंने बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वेक्टर्स आर 5 and 12, तो ऑब्वियस सी बात है 5 and 12 बोला है तो पहले वाले का 5 है मैग्नीट्यूड और दूसरे वाले का 12 है, ठीक है ना। चलो रिजल्टेंट ढूंढना, तो क्या करोगे, तो तुम्हें वैल्यूज तो पता हो गई। ए की वैल्यू क्या है बताइए, ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 12। अब एंगल बिटवीन द वेक्टर क्या है वो इंपॉर्टेंट है, बताओ। ये कमेंट सेक्शन में मुझे सुनने में मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन बताओ बताओ, सोचो 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 क्या है। अगर तो तुमने बोला 110 गलत हो तुम, अगर तो तुमने बोला 20 तो भी गलत हो तुम, अगर तुमने बोला 90 तो बिल्कुल सही हो। एक सेकंड, कैसे, आओ जूम करके बताते हैं। देखो एंगल 110 डिग्री विथ एक्स एक्सिस है, ये 20 डिग्री विथ एक्स एक्सिस है, मुझे ये वाला एंगल चाहिए, एंगल बिटवीन द वेक्टर। अब कॉमन सेंस लगाओ, ये पूरा 110 था, जिसमें से 20 गायब करोगे, ये वाला पार्ट गायब कर दो, ये जो मैंने शेड किया, तो ये बचा ना, ये कितना बचा, 110 माइनस 20 कितना हुआ, 90 हुआ ना मेरे भाई। समझा कि नहीं समझा। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कितना है बताओ, एंगल बिटवीन द वेक्टर इज 90 डिग्री। अब सॉल्व नहीं हो जाएगा, कैसे निकालोगे रिजल्टेंट, रिजल्टेंट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं तो पूरा 2ab cos थीटा लिखूं भी ना, बिकॉज मैंने आपको बताया था स्पेशल केस, जब एंगल बिटवीन द वेक्टर्स 90 डिग्री होता है तो cos 90 0, तो 2ab वाला पार्ट हट जाता है। जिन्हें नहीं समझा देखो, cos 90 0, राइट, ये पूरा पार्ट 0 हो गया, तो क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो गया 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, कितना हो रहा है 25 144 and this is 169 and if I am not wrong this is 13, तो रिजल्टेंट कितना आया 13 आया। अभी उन्होंने और क्या बोला था, फाइंड द रिजल्टेंट, एंगल बोला नहीं था, निकाल लेंगे तो कोई दिक्कत तो है नहीं। एंगल क्या है, tan अल्फा, क्या आ जाएगा, क्या बताया था बताओ, b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। बताइए कैसे निकालेंगे, b क्या है, b 12 है, साइन क्या 90, बिकॉज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स 90 था, a क्या था 5 प्लस b विच इज 12, कॉस ऑफ 90 तो 0 हो गया बराबर, तो ये पूरा पार्टी 0 हो गया, तो और साइन 90 1 है, तो इवेंचुअली बचा क्या 12/5। तो एक चीज़ नोटिस किया आपने, tan अल्फा भी निकालना बहुत आसान है जब 90 डिग्री एंगल होता है, तो क्या है tan अल्फा 12/5। अब इसको फर्दर सॉल्व करना थोड़ा दिक्कत वाली बात हो जाएगी, तो आप इस तरीके से लिख के आगे बढ़ सकते हो, बिकॉज ऑप्शन में आपको ऐसा ही कुछ मिलेगा। क्या किया ये आपने, मैंने अल्फा की वैल्यू निकाली, tan इनवर्स, tan उधर गया तो इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये रहा वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बोल रहा था। क्या है सर वो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वाला क्वेश्चन करवाया था मैंने, जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि मैं वापस से क्वेश्चन करवाऊंगा बट इन अ डिफरेंट मैनर, कि दो वेक्टर्स है जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है ना, और एंगल कितना है 60 डिग्री। तो जब इक्वल मैग्नीट्यूड वाले सवाल आते हैं ना, तब उसके लिए एक शॉर्टकट यूज कर सकते हो, वो शॉर्टकट का डेरिवेशन करके बता रहा हूं, फिर तो तुम डायरेक्ट रिजल्ट ही याद रखना, बता दो क्या है। चलो हम क्या पढ़ रहे हैं टॉपिक, कि रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स हैविंग इक्वल वैल्यू विल बी एट द बाइसेक्टर। मतलब क्या, एक सेकेंड, ये θ/2 क्या है, अरे मेरे भाई ये देखो डायग्राम बनाया था ना यहाँ पे, आओ सोचो, ये 60 है, दोनों का वैल्यू इक्वल है। अगर ये 60 है, दोनों का वैल्यू इक्वल है, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो उनके एंगल बाइसेक्टर पे होगा। मतलब क्या, कि अगर 60 है तो 30 और 30 के गैप में होगा, विच इज एंगल बाइसेक्टर। ये समझा, बस वो बोल रहे हैं, इग्नोर करो अगर नहीं भी समझा है तो। आपको मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो सर व्हाट इफ, तो ये जो मैं रिजल्ट निकालने वाला हूँ ना अभी यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये स्टार मार्क करके, ये रिजल्ट तभी यूज करोगे जब दोनों के बीच में दोनों का वैल्यू क्या हो, इक्वल हो। ये कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन, कि ये जो शॉर्ट ट्रिक है वो तभी लगेगा जब दोनों का वैल्यू क्या हो, इक्वल हो, और साथ ही साथ दोनों के वैल्यू इक्वल होने के बाद जो एंगल हो वो बहुत अच्छा हो है। तो व्हाट डू यू मीन बाय बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा एंगल का मतलब है 120 60 90। एक सेकेंड, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, बहुत अच्छा एंगल का मतलब है मेरे अंडरस्टैंडिंग में कि 120 जब हाफ होगा तो कितना होगा 60 जब हाफ होगा कितना होगा 30, और 90 जब हाफ होगा वो होगा 45। सर इसका मतलब क्या, अरे मेरे भाई साइन थीटा कॉस थीटा की ये जो वैल्यूज होती है, साइन 30 कॉस 60 साइन 45 कॉस 45 टैन 45, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है राइट, ये हमें याद है टेबल के थ्रू। तो मैं बोल रहा हूं, याद है मैंने अभी बोला तुम्हें कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स
अगर बहुत अच्छे होंगे तो वो एंगल टूटने के बाद अच्छे होंगे, मतलब अरे 120 साइन 120 की भी वैल्यू पता है हमें, साइन 60 की भी वैल्यू पता है, साइन 60 की वैल्यू पता है, साइन 30 की वैल्यू पता है, साइन 90, साइन 45, ये सब स्टैंडर्ड एंगल्स हैं। तो मान लो अगर आप क्वेश्चन में एंगल दिया हुआ है, वैसे तो ये क्वेश्चंस आएंगे नहीं और ना ही आपको कॉम्पिटिटिव में ऐसे एंगल दिए जाते हैं कि आप सॉल्व ही ना कर पाओ। मान लीजिए एंगल 45, अब 45 टूटेगा नहीं ना बाद में, 45 टूट के 22.5 इज नॉट अ स्टैंडर्ड एंगल। तो ये चीज का याद रखना, जब भी 120, 60 या 90 ऐसे एंगल दिखे और वैल्यू दोनों वेक्टर्स का इक्वल हो, तब ये वाला शॉर्ट ट्रिक लगा देना। लेकिन आप मुद्दे पे आओ, सर व्हाट डू यू मीन बाय द शॉर्ट ट्रिक। चलिए, क्या मुझे मालूम है वैल्यू ऑफ ए एंड बी सेम है? हाँ सर। तो क्या मैं रिजल्टेंट का फॉर्मूला यूज कर सकता हूं? कौन सा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्टली ए स्क्वायर लिख रहा हूं, प्लस 2 ए और बी, बी भी ए ही है, तो ए स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। क्या ये समझा? हाँ सर। चलिए अब शुरू करते हैं। क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा? हाँ सर। क्या मैं दोनों में से 2a स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूं? यस। क्या मेरे पास बचा 1 प्लस कॉस थीटा? ये बताओ, ये समझा क्या? अगर ये समझा तो ये आगे बढ़ो। अब बोलोगे सर क्यों इतनी मेहनत कर रही है, तो ऊपर भी किया था ना, तो अंडर रूट ऑफ 3a आया था। देखो अंडर रूट ऑफ 3 कहाँ गया? हाँ, अंडर रूट ऑफ 3a या 3b, जो भी मैंने बोला था, बिकॉज इवेंचुअली दोनों सेम ही है, वैल्यू इक्वल थी। तो क्यों इतनी मेहनत कर रहा है, अभी तुम्हें पता चलेगा मेहनत क्यों कर रहे हैं। अब हमेशा याद रखो, ट्रिगो में आप मैथ में जब ये पढ़ा होगा, इसको हाफ एंगल डबल एंगल फॉर्मूला बोलते हैं। 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। एक सेकंड, क्या बोला? 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब क्या कि यहां पे एंगल डबल था, यहां पे एंगल हाफ हो गया। अगर मान लो मैं बोलता 1 प्लस कॉस थीटा, तो मैं बोलता 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, मैथ बोल रहा है। पूछो टीचर से, हाफ एंगल डबल एंगल फॉर्मूला बोलता है, कैसे आया वो बताएंगे। ठीक है, अगर मान लो मैं बोल दूं 3 थीटा, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 3 थीटा बाई 2। इस समझा क्या? और ये मेरे भाई 2 से 2 कैंसिल मत कर देना, हंसने को रोने को कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अभी आई होप ये समझा। तो मैं जनरल फॉर्मूला बता देता हूं, क्या कि 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या ये समझा? चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 2a स्क्वायर एज इट इज 1 प्लस, और क्या है इसका 2, एक सेकंड क्या कर दिया, हाँ 1 प्लस कॉस थीटा की जगह क्या लिखा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये रूट में है। अब बताइए मुझे 2 एंड 2 कितना हो रहा है? 4 हो रहा है, बराबर 2 एंड 2 4 हो रहा है। बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 a स्क्वायर बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा? a कॉस स्क्वायर थीटा है ना, स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? कॉस थीटा बाई 2। तो फाइनली आपका फॉर्मूला बनता है 2a कॉस थीटा बाई 2। सब डेरिवेशन भूल जाओ, खाली ये फाइनल स्टेटमेंट, फाइनल फॉर्मूला याद रखो कि जब भी आपके पास दो वेक्टर्स हो, दोनों की वैल्यू इक्वल हो और दोनों के बीच में एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बोल रहा हूं, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बहुत अच्छा हो। बहुत अच्छे का मतलब क्या? 120, 60, 90 के टूटने पर भी वो स्टैंडर्ड एंगल बने हैं। अब बिंदास ये फॉर्मूला यूज करो। नहीं हो रहा ना यकीन? बताता हूं। देखो आर ढूंढना था तुम्हें, याद है ऊपर वाला सवाल जहां पे दोनों वैल्यूज इक्वल थी, राइट? ये ना यहीं पे देखो 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 देखो, दोनों वैल्यूज इक्वल थी, बराबर, और दोनों के बीच में एंगल कितना था? 60 था। तो 60 बहुत अच्छा एंगल, बिकॉज टूटने पर 30 बनेगा स्टैंडर्ड एंगल, तो बहुत अच्छा एंगल है। दोनों की वैल्यूज इक्वल है। मैं डायरेक्ट रिलेशन यूज करूंगा। क्या? तो फॉर्मूला है 2 ए, तो क्या था? वैल्यू ऑफ द वेक्टर। अब ए लिखो बी लिखो तुम्हारी मर्जी। कॉस 60 बाई 2, हाँ या ना? अरे यार ये 2 से 2 कैंसिल मत कर देना, ये 2 एंड कितना हुआ? 30 हुआ, हाँ या ना? तो क्या मैं बोल सकता हूं 2a cos 30 की वैल्यू होती है, फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, √3/2। ये देखो ना, cos 30 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कटा, क्या बचा? √3a। क्या मेरी बात पे यकीन हुआ? आया ना भाई, √3 आया ना, वही था। चलिए ठीक है, आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया। अब समझते हैं व्हाट इज सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, बट वो मैं समझाऊंगा जब मैं वापस से आपको रिवाइज करा दूं एडिशन ऑफ वेक्टर्स थ्रू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलिए अगर मेरे पास यहाँ स्पेस है, चलिए इसके थ्रू समझते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या था? बताओ बताओ बताओ। ये मैं यहाँ से सब हटा देता हूँ, फिलहाल के लिए ज़रूरत नहीं है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये बोलता है कि जब आप दो वेक्टर्स को टेल टू टेल जोड़ोगे, दिस इज़ वेक्टर ए, दिस इज़ वेक्टर बी, राइट? इसको मैं थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट कर लूँ,
ठीक है, इसे थोड़ा यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। तो वो ये बोलता है कि जब मैं दो वेक्टर्स को टेल टू टेल जोड़ूंगा और उसके बाद अगर मैं उनका प्रोजेक्शन लूँगा, राइट, तो जो डायगोनल बनेगा इस वेक्टर का, राइट, एक सेकंड कोई और कलर ले लेता है, या ये जो डायगोनल बनेगा इन दोनों से टेल टू टेल जोड़ के वही आपका क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो इसी को क्या बोलते थे आप, इसी को आप लोग बोलते थे R इज इक्वल्स टू A प्लस बी। अब सब्ट्रैक्शन में करना क्या है, तो सुनो ध्यान से, क्या मैं बोल सकता हूँ अगर रिजल्टेंट निकालना है आपको और आपको लिखना है A वेक्टर माइनस बी वेक्टर, क्या मैं A वेक्टर माइनस बी वेक्टर को A वेक्टर प्लस और माइनस ऑफ बी वेक्टर लिख सकता हूँ? ये समझा आप लोग को? अगर ये क्लियर हुआ तो फिर आगे कहानी कितनी अच्छी समझ में आएगी। अब देखिए, ये वेक्टर A मैंने वापस से कॉपी कर लिया यहाँ पे, ठीक। बाय डेफिनेशन मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि वेक्टर A जो भी है उसके ऊपर टेल टू टेल जोड़ो। अब ये रहा आपका वेक्टर B, है ना, ये रहा आपका वेक्टर B। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये वेक्टर को टेल टू टेल ऐसे नहीं जोड़ना है, मैंने इस वेक्टर को रोटेट कर दिया, एक सेकेंड, लेकिन शायद गड़बड़ कर दिया होगा मैंने, मुझे इसे इस हिसाब से रोटेट करना है कि पैरेलल हो जाइए, और बराबर है क्या, हाँ, ये देखो ये वेक्टर B मैंने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। अब कौन मुझे बता पाएगा रोटेट क्यों किया होगा, बताओ 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 बताओ। ये वेक्टर B को रोटेट किया मैंने, देखिए यहाँ पे ये वेक्टर A उसकी जगह पे है, राइट, ये वेक्टर B को मैंने रोटेट कर दिया। असल में वेक्टर तो कहाँ था, वेक्टर यहाँ था। मैं चलो आपकी सिंप्लिसिटी के लिए वापस से वो वाला वेक्टर B लगा दूँ यहाँ पे, ये कॉपी किया, ये हो गया यहाँ पे पेस्ट। ये देखो यही वेक्टर B है ना बच्चे, देखो तो माइनस बी वेक्टर का मतलब क्या कि मैग्नीट्यूड वही है लेकिन डायरेक्शन सिर्फ क्या हो गया, अपोजिट हो गया। तो इसको अभी के लिए इग्नोर करके चलो यहाँ पे रखो। अब वापस से मुझे बताओ, अगर मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट करूँ तो पैरेललोग्राम कंप्लीट कैसे करते हैं, तो ये रहा उसका प्रोजेक्शन, राइट, ये रहा उसका प्रोजेक्शन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि टेल टू टेल आपने जो जोड़ा होगा, क्या टेल टू टेल क्या जोड़ा होगा, वेक्टर्स को उसी के टेल से एक लाइन खींचो, वो आपको क्या दे देगा, रिजल्टेंट दे देगा। अब आपको मैं ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे यही इवेंचुअली आपका वेक्टर है रिजल्टेंट, एक सेकेंड, है ना, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है जो कि है A माइनस बी। देखो ध्यान से, A वेक्टर है यहाँ पे, ये रहा A वेक्टर, ये है B वेक्टर, लेकिन माइनस बी का मतलब क्या, डायरेक्शन B का चेंज हो गया है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, ये जो आया है ना, ये चीज़, ये जो आया है इसको मैं कॉपी करता हूँ और ज़रा मैं यहाँ पे पेस्ट करके बताता हूँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है। अगर आप नोटिस करो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए आपको, एक सेकेंड, वो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब मैं, अरे यार सर ये तो वेक्टर A प्लस बी था, ये देखो ये वेक्टर A है, राइट, ये वेक्टर B है और ये उसका रिजल्टेंट है, ये आपने रिजल्टेंट बताया। तो क्या आपने नोटिस किया कि जब मुझे वेक्टर का एडिशन करना है तो मुझे पैरेललोग्राम का बड़ा वाला डायगोनल एज रिजल्टेंट मिलेगा, और जब मुझे वेक्टर का सबट्रैक्शन करना है तो मुझे पैरेललोग्राम का छोटा वाला डायगोनल रिजल्टेंट देगा। समझा कि नहीं समझा? अगर आपने पिछला पार्ट अभी अच्छे से देखा है तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बहुत सिंपल है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और सिंपल है बिकॉज वो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का एक्सटेंडेड वर्जन है। और जैसे ही हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ लिया, ऐड करने के लिए वेक्टर्स, सबट्रैक्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, वही पैरेललोग्राम बनाना है, वही सेम टू सेम, राइट। अगर मैं ये सब हटा दूँ, ये देखो ये चीज़ ही हटा दूँ मैं, राइट, ये हटा दिया मैंने, और मैं आपको बोल रहा हूँ पैरेललोग्राम बनाओ, लेकिन इस बार क्या करना, बड़ा वाला डायगोनल मत खींचना, क्योंकि बड़ा वाला डायगोनल आपको क्या दे देगा, A प्लस बी दे देगा। लेकिन अगर छोटा वाला डायगोनल पूछूं तो छोटा वाला डायगोनल आपको क्या दे देगा, A माइनस बी दे देगा। क्या ये आप सबको समझ में आया? अब देखो ये कितना आसानी से ये वाला आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। और अगर आप नोटिस करो तो वेक्टर A माइनस वेक्टर B का मतलब है A प्लस ऑफ माइनस बी, और जब आप इसका वापस से डेरिवेशन करोगे तो इंटरेस्टिंगली आपको जो मैग्नीट्यूड है ना उस रिजल्टेंट का, वो क्या मिलेगा, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB कॉस थीटा,
राइट क्योंकि वहां पे प्लस 2ab cos थीटा मिला था, यहाँ पे क्या मिला माइनस 2ab cos थीटा। और सेम चीज tan अल्फा के लिए वही b sin थीटा यूज करना है, लेकिन नीचे क्योंकि a प्लस b cos थीटा यूज करते थे, यहाँ पे a माइनस b cos थीटा यूज करना है। आपका सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का टॉपिक खत्म हो गया। क्या ये चीज समझ में आई? रिजल्टेंट कैसे निकालते थे दो वेक्टर्स का? ऐड करके अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, राइट। अगर रिजल्टेंट निकालना है सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का तो आप क्या करोगे? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। आई होप ये समझा। अब तुम्हें मैंने अभी 5 से 7 मिनट पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाया था यहां पर, इफ यू रिमेंबर, कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड के हो, दो वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड के हो, और अगर जो एंगल है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एंगल का मतलब क्या? 120, 60 एंड 90, राइट। तो उसको तोड़कर और अच्छा एंगल मिलता है विच इज स्टैंडर्ड एंगल। तो अभी आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज करना, 2a cos थीटा बाई 2, वे a इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इक्वल वेक्टर, थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर, एंड आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा शॉर्टकट से। अब हम निकालते हैं व्हाट इफ द टू वेक्टर्स आर इक्वल अगेन बट एंड दोनों के बीच का एंगल थीटा है, लेकिन इस बार a प्लस बी नहीं निकालना है, a माइनस बी निकालना है। तो देखो क्या होगा, चलो हेल्प करो, क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, राइट। अब अगर मैं आपको बोलूं कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो क्या मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर और b स्क्वायर, मतलब क्या हो गया? 2a स्क्वायर हो गया, माइनस यहाँ पे क्या है a और a मिलके कितना हो गया? 2a स्क्वायर हो गया cos ऑफ थीटा। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है क्या कॉमन निकलेगा? 2a स्क्वायर कॉमन निकला, ब्रैकेट में क्या बचा? 1 माइनस cos थीटा अंडर रूट में। अब पिछली बार मैंने बताया था तुम्हें 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर, एक सेकेंड, क्या बताया था? मैंने आपको बताया था 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, हाफ एंगल फॉर्मूला, डबल एंगल फॉर्मूला, जो बोलना है। उसी तरीके से अगर 1 माइनस cos थीटा है तो आप लिखोगे 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ये समझा क्या बोला? अगर तो 1 प्लस cos थीटा है तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, अगर 1 माइनस cos थीटा है तो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, विच मीन्स मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा? 2a स्क्वायर एज इट इज रहने दूंगा, 1 माइनस cos थीटा की जगह क्या लिख दिया? 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, यस और नो। अब अगर इसको सब चीज को अंडर रूट से हटाओगे तो ये 2 और 2 4 हो रहा है, बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा? 2 a स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? a साइन स्क्वायर बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा? साइन थीटा बाई 2, विच मीन्स कि आज के बाद अगर आपको दो वेक्टर्स का जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, राइट, दो वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है, और अगर उनके बीच का एंगल बहुत अच्छा है तो आप सिंपली ये वाला रिलेशन यूज करो। तो a प्लस बी के लिए क्या था? 2a cos थीटा बाई 2, और a माइनस बी के लिए क्या था? 2a sin थीटा बाई 2। क्या आपको ये चीज समझी? और अगर हाँ तो चलो अब फाइनली जितना भी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, सब रिलेटेड है। हमने ये देखा कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा जब ऐड करना हो, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा जब सबट्रैक्ट करना हो। अब क्वेश्चंस करते हैं तुरंत। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? इफ a प्लस बी वेक्टर, मतलब रिजल्टेंट है ना, एक वेक्टर है b वेक्टर है, दोनों को ऐड किया तो रिजल्टेंट मिला, राइट। विजुअलाइज हो रहा है कि मान लो a वेक्टर ये है, b वेक्टर ये है, दोनों का पैरेललोग्राम बनाया, तो ये जो मैंने लाइन बनाई ये वाला, ये क्या है? रिजल्टेंट है। और a माइनस बी भी जो है ना, वो इक्वल है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। किसका? कि जब तुम a वेक्टर और b वेक्टर को ऐड करोगे उसका मैग्नीट्यूड, और जब तुम a वेक्टर और b वेक्टर को सबट्रैक्ट करोगे उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है। देखो ना, वही तो लिखा हुआ है मोड में। चलिए क्या बोला है? देन फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। ओके, क्या मुझे फॉर्मूला पता है? हाँ सर। तो क्या a प्लस b का फॉर्मूला ये है आप लोग के पास, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब कोई बच्चे मुझे बोलेंगे सर वो वाला फॉर्मूला क्यों यूज नहीं किया? 2a cos थीटा बाई 2। अरे मेरे भाई, वो तब यूज होगा शॉर्टकट जब दोनों वेक्टर्स इक्वल है और दोनों के बीच का एंगल बहुत अच्छा है। व्हाट डू यू मीन बाय बहुत अच्छा एंगल? 120 जो टूट के 60 बने, 90 जो टूट के 45 बने, और 60 जो टूट के 30 बने। स्टैंडर्ड एंगल्स ही रहे, उसी को हम बोलते हैं बहुत अच्छा एंगल। सो वो यूज नहीं होगा यहाँ पे। अच्छा बताइए, और a माइनस बी का वैल्यू क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos ऑफ थीटा, राइट। ये मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा। चलो अब अगर मुझे समझ में आ गया है तो मैं डायरेक्टली ही सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ यहाँ पे और यहाँ पे। बताइए तो क्या लिखूंगा? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। दोनों जगह स्क्वायर ले लूँ तो स्क्वायर हट जाएगा, क्या बचा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल्स टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब यहाँ पे घाई मत करना सॉल्व करने की, ठीक। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2ab से 2ab कैंसिल मत कर देना अभी, रुको। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे क्या आ रहा है, 2ab cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 2ab cos ऑफ थीटा, राइट। एक सेकेंड, मैंने कुछ गड़बड़ की है, अब तक तो नहीं लग रही मेरे को कोई गड़बड़। एक सेकेंड, मैंने कुछ गड़बड़ की है क्या। माइनस 2ab cos थीटा, दोनों जगह स्क्वायर ले लिया, ठीक है। 2ab cos थीटा, ओके, 0 हो रहा है यहाँ पे 2ab cos थीटा, यहाँ से 2ab से 2ab कट रहा है, वाओ। cos थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। ये क्या टाइम पास कर दिया मैंने, कुछ तो पक्का गड़बड़ किया है मैंने, पक्का कुछ तो गड़बड़ किया है। ओके 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 ओके, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं कर दूंगा 2ab cos ऑफ थीटा प्लस 2ab cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4ab cos ऑफ थीटा। वही बोलूँ क्या चल रहा है लाइफ में, घबरा गया मैं। अब सुनो ध्यान से, ये 4ab का पार्ट पूरा नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 4ab। तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया, राइट। तो अब फाइनली क्या हुआ, cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो थीटा क्या आ रहा है आपका, 90 डिग्री आ रहा है। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। मैं घबरा गया भाई, क्या हो गया यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, क्या बोला, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज √2, if magnitude of sum of two unit vectors is √2, then find the magnitude of subtraction of these two unit vectors। मुझे नहीं मालूम वो यूनिट वेक्टर्स कैसे दिखते हैं, तो देखो कुछ ऐसा लिखा है, क्या बोला है कि वेक्टर ए का, जो वेक्टर ए और वेक्टर बी है वो नॉर्मल वेक्टर्स नहीं है, वो यूनिट वेक्टर्स है। यूनिट वेक्टर्स का मतलब क्या, उनका मैग्नीट्यूड 1 है। तो देखिए कुछ ऐसा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, अरे देखो ना, पढ़ो यहाँ पे ढंग से पढ़ो। इफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब समझा, मॉड ऑफ सम, सम मतलब कर दिया बराबर, ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, टू यूनिट वेक्टर्स, ए को कैप लगा दिया, बी को कैप लगा दिया। आप नहीं डिसाइड कर सकते आई कैप है जे कैप है, नहीं। क्या ये समझा, देखो मैं कैसे कर रहा हूं। इफ मैग्नीट्यूड, ओके, ऑफ सम, सम मतलब क्या, ऐड, मैग्नीट्यूड मतलब क्या, मॉड ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स। तो दोनों वेक्टर्स के ऊपर क्या लगा दिया, कैप लगा दिया। क्या है आपके पास, √2 है। तो उन्होंने आपसे पूछा है देन फाइंड द मैग्नीट्यूड, ओके, ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू यूनिट वेक्टर्स। मतलब जब इनका मॉड कुछ ऐसा आएगा तो ये वैल्यू क्या आएगी। चलिए ठीक है, समझते हैं कैसे स्टार्ट करना है। तो क्या मैं बोल सकता हूं, इसका फॉर्मूला तो मुझे मालूम है, क्या होगा, √(a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ये सॉल्व करना बहुत आसान है। कैसे सर, अब बताइए। दोनों जगह अगर स्क्वायर रूट, आई मीन स्क्वायर ले लूँ तो क्या आ जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल्स टू 2। अब सुनो, इन्होंने बोला यूनिट वेक्टर्स, और यूनिट वेक्टर्स की खास बात क्या है कि मैग्नीट्यूड 1 होता है, मतलब ए का भी वैल्यू 1, बी का भी वैल्यू 1। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 2 cos थीटा, बिकॉज 1 हो गया, इज इक्वल टू 2। अब नोटिस करिए, ये 1 प्लस 1 2, यहाँ पे 2 है, तो ये 2 से ही 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, cos थीटा इज इक्वल टू 0, राइट। अरे हाँ या ना, 0 हो गया ना। तो cos थीटा क्या आ रहा है, वापस से 0 आ रहा है, विच मीन्स थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 90 आ रही है। अब आपको पता चल गया थीटा की वैल्यू 90 आ रही है, राइट। मैंने मस्त जगह ही नहीं छोड़ा है, ठीक है। अगर थीटा की वैल्यू 90 आ रही है, मुझे ढूंढना है, क्या ढूंढना है मुझे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ढूंढना है। तो कैसे निकालूंगा, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, आई मीन यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, √(a² प्लस b² माइनस 2ab cos ऑफ थीटा, राइट। अब मुझे मालूम है थीटा 90 है, पता चल गया ना थीटा, राइट। थीटा अगर 90 है तो क्या करूंगा मैं, बताइए। तो ये पूरा पार्ट तो 0 ही हो जाएगा, ये सुनो, cos 90 0, क्या बचा 1 प्लस 1, अरे क्या बचा, आया तो आंसर √2। तो क्या हमें ये समझ में आ गया कि दोनों का यूनिट वेक्टर्स का जब मैं सब्ट्रैक्शन भी लूंगा तो भी उसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, √2 आ रहा है इस केस में। पक्का समझा, कमेंट सेक्शन में प्लीज लिख देना अगर कोई भी चीज नहीं समझी है, मैं वापस से आपको क्लियर कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ वेक्टर ए इज दिस एंड वेक्टर बी इज दिस, देन फाइंड अ यूनिट वेक्टर along this। एक सेकेंड। If vector A is this, vector B is this, then find a unit vector along this। Then find a unit vector along this। मतलब क्या, ये समझ में आया
कि नहीं समझ में आया? अरे भाई वो बेसिकली यूनिट वेक्टर निकालने बोल रहा है। किसका यूनिट वेक्टर निकालने बोल रहा है? इसका। वापस से बोलो, वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, राइट? देन फाइंड अ यूनिट वेक्टर अलोंग दिस। अलोंग दिस का मतलब होता है कि जो भी a माइनस बी का आंसर होगा, जो भी डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड के साथ जो भी डायरेक्शन, मुझे जो वेक्टर चाहिए वो इसी का डायरेक्शन होना चाहिए, यूनिट वेक्टर। तो बेसिकली जब भी ऐसा सवाल है तो जिसके अलोंग तुम्हें यूनिट वेक्टर चाहिए उसी को पहले निकालो। मतलब क्या कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी अगर निकालो तो क्या हो जाएगा? 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप बराबर। तो क्या हो जाएगा? 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। यस और नो? तो बताइए 3i कैप में से 2i कैप जाएगा तो कितना बचा? i कैप बचा। 2j कैप माइनस 3 कैप क्या बचा? सॉरी 2j कैप माइनस 3j कैप कितना बचा? माइनस j कैप एंड प्लस k कैप। अब ये आया आपका आंसर किसका? a माइनस बी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का आंसर आया। अब मुझे चाहिए एक यूनिट वेक्टर जो कि इसके अलोंग हो। इसके अलोंग का मतलब क्या कि इसी का डायरेक्शन होना चाहिए। तो भाई सिंपली इनका यूनिट वेक्टर निकालो। कैसे निकालते हो यूनिट वेक्टर? तो जिसका यूनिट वेक्टर चाहिए, जिसका यूनिट वेक्टर चाहिए है ना, कैसे निकालते हो बताओ? उसी का वही वेक्टर ले लो बराबर अपॉन उसी का मैग्नीट्यूड ले लो, राइट 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 राइट। बताओ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या है? आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ये तो वेक्टर है। अपॉन उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? बताओ कैसे निकालोगे मैग्नीट्यूड? बताया था कि क्या करोगे, सिंपली जो भी उनके वैल्यूज है, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू -1, इसका वैल्यू 1, चुपचाप क्या करो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हुआ? 3 हुआ। तो √3 इज योर आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टू वेक्टर्स a एंड b आर गिवन, फाइंड वेक्टर c। ओके सच दैट, चलो सच दैट वाला कंडीशन बाद में पढ़ते हैं, पहले वेक्टर ये निकाल, सी वेक्टर निकाल लेते हैं, जो कि सिंपली क्या है? ए वेक्टर और बी वेक्टर का एडिशन है। तो सी वेक्टर क्या है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो क्या है वेक्टर ए? 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस एक सेकेंड, ये आ जाएगा डायरेक्टली माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप। फाइनल आंसर कितना आएगा? i कैप प्लस 6j कैप। तो ये आ गया आपका वेक्टर a प्लस बी विच इज नथिंग बट वेक्टर सी। अब उन्होंने बोला है सच दैट, इस तरीके से निकालो दैट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी, मतलब इसका जो डायरेक्शन है, इसका वेक्टर सी का, अरे देखो भाई वेक्टर सी का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड है, हाँ कुछ ना कुछ डायरेक्शन है, लेकिन वो बोल रहा है कि वेक्टर सी का डायरेक्शन मुझे बी के अलोंग चाहिए। वेक्टर सी का डायरेक्शन मुझे बी के अलोंग चाहिए, मतलब बी का डायरेक्शन वेक्टर सी के पास होना चाहिए। तो मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी किसी का मुझे डायरेक्शन निकालना है, बेसिकली मुझे उसी का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो मैं पहले क्या करूंगा? मैं b का यूनिट वेक्टर निकालूंगा। कैसे? b वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। व्हाट इज b वेक्टर? b वेक्टर दिया हुआ है -2i कैप प्लस 2j कैप अपॉन उसका मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये मैंने आपको बताया था। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -2i कैप प्लस 2j कैप अपॉन 2 ज़ा 4, आई मीन 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8। तो ये आ जाएगा 2√2 आंसर। अगर आप नोटिस करो यहाँ पे ये 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे सब में, ये वाला 2, ये वाला 2 और ये वाला, तो कैंसिल होकर फाइनल आंसर क्या बचेगा? -i कैप प्लस j कैप अपॉन √2। यस और नो? अब ये आ गया आपको b का डायरेक्शन। तो क्या आया? -i कैप प्लस j कैप अपॉन √2। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ b। अब मुझे चाहिए कि c के पास ये डायरेक्शन हो, लेकिन c के पास तो ऑलरेडी खुद का डायरेक्शन भी होगा ना। क्या? c का आंसर क्या आया था? i कैप प्लस 6j कैप। मुझे पहली बात c में से उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। देखो भाई मुझे एक ऐसा वेक्टर चाहिए c जिसके पास डायरेक्शन हो b का, लेकिन अगर मुझे डायरेक्शन b का चाहिए तो मुझे c में से उसका डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। मतलब आई मीन मैंने इसे उसका डायरेक्शन निकालना पड़ेगा, मुझे उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो चलो पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? c का अंडर रूट ऑफ जो मैग्नीट्यूड है उनका सिंपली स्क्वायर ले लो। 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 and 36 37। सो फाइनली आपके पास एक ऐसा वेक्टर आया c जिसका मैग्नीट्यूड तो आपके पास है, लेकिन डायरेक्शन किसका है? b का। तो बताओ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ c? इट इज √37। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ b? इट इज -i कैप plus j cap upon √2. Now if you multiply this, your final answer comes out to be -37i cap plus minus root of 37i cap plus root of 37j cap upon √2. So this is your final answer. I hope यहाँ तक आप लोग को समझ में आया है
नेक्स्ट पार्ट में व्हाट इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, किस तरीके से, अब बहुत से बच्चों को ना यहाँ पे डाउट जरूर आया होगा कि सर आप ये मैग्नीट्यूड कैसे निकाल रहे हो तुरंत तुरंत रूट लेके। तो अगर आपने पैटर्न नोटिस किया, मैं कुछ नहीं कर रहा, जो भी उनके कंपोनेंट्स है, जैसे ये एक्स कंपोनेंट है, तुम्हें मालूम है, ये वाई कंपोनेंट है, जो ढंग से देख रहे हो उन्हें पता ही है, ये एक्स कंपोनेंट है और ये क्या है, ये वाई कंपोनेंट। मैं सिंपली मैग्नीट्यूड निकालते वक्त उनका एक्स कंपोनेंट उनका वाई कंपोनेंट का स्क्वायर लेके रूट ले लेता हूं। क्यों होता है ऐसा, वो आपको नेक्स्ट पार्ट में जरूर पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर, मिलते हैं पार्ट 3 में।